नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्वामी सर पर मैं कृष्णा सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे रोम्बस यानी समचतुर्भुज की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है? परिभाषा आपको पता है कि एक ऐसा चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखना। एक ऐसा चतुर्भुज ABCD, मैंने एक ऐसा चतुर्भुज खींचा है जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो पहला पॉइंट यही लिख दूं मैं कि चारों भुजा समान लंबाई की होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। अर्थात आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों? हर एक छोटी से छोटी बात मैं पूरी की पूरी बेसिक से आपको पढ़ाते चलूँगा, वीडियो स्किप मत करना और देखना। आप कह रहे हो चारों भुजा समान लंबाई की होती है, जितना AB है उतना BC है, उतना CD उतना D है। तो मैं कह दूं कि AB BC CD और DA ये चारों भुजा आपस में बराबर लंबाई की है। ये बात आप कह चुके हो। साथ ही मैं एक बात और कह रहा हूं कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी हैं। अर्थात AB के समानांतर है CD और BC के समानांतर है AD। कहने का मतलब आपने चारों भुजाएं बराबर बोली हैं, साथ ही बोल रहे हो कि जो AB भुजा है वो पैरेलल है यानी समानांतर है किसके? CD के। और दूसरा कह रहे हो कि जो BC भुजा है वो समानांतर है किसके? AD के। ये वाली बात भी सही होगी। अब चले इसके दूसरे पॉइंट की बात करें, या फिर दूसरा पॉइंट मैं इसी में लेना चाहूँ कि इसके जो आसन कोण होते हैं, आसन कोण मतलब पास पास वाले कोण, उनका योगफल 180 डिग्री होता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योगफल दोस्तों 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। क्यों होता है मैं बताऊंगा। ऐसे ही इन दोनों कोणों का योगफल भी कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। दोनों कोणों को यानी B और कोण C को मिला दूं तो 180। ऐसे ही कोण D और C की बात कर दूं, कोण D और कोण C की बात कर दूं तो ये भी 180 डिग्री होता है। और A और D की बात कर दें तो A और D का योगफल भी कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण A प्लस कोण B इक्वल 180 डिग्री, या कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, या फिर कह सकते हो कि कोण C प्लस कोण D बराबर 180। और चौथी बात क्या कह सकते हो कि कोण D प्लस कोण A बराबर में 180 डिग्री। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? सुनिएगा भाई। दोस्तों, आपने यूक्लिड की एक एल्गोरिथम थ्योरम थी, अर्थात यूक्लिड ने 5 अवधारणाएं दी थी और उसमें 5 अवधारणा बताई थी क्या कि कोई भी दो पैरेलल लाइन है, कोई भी दो समानांतर रेखा है, उनको तिर्यक रेखा काटती है, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, तिर्यक रेखा के एक ही ओर यही है दोनों। तो एक ही ओर बने दो अंतःकोण जो अंदर की साइड होंगे, दो अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये वाली बात सही होती है। अर्थात यदि इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है तो ये दोनों रेखा कौन कौन सी? L और M, यानी L समानांतर होगी M के। आप ये बात कह सकते हो। और यदि आपके पास ये पहले से कह रहा है कि L M के समानांतर है तो आप कह सकते हो इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो दोस्तों सुनिएगा, आप लोग इस बात को इस तरीके से समझिए। आपने बोला कि एक समचतुर्भुज था, आप एक ही बात कह रहे हो कि ये भुजा है, ये वाली भुजा इस भुजा के समानांतर है। बात सही है। इसको मैं आगे बढ़ाता हूं तो आप देखोगे ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ऐसे ही यदि इसको इधर बढ़ा दूं तो आप बोलोगे ये वाली तिर्यक रेखा है, एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल इनका भी कितना होता है दोस्तों? 180। तो क्या मैंने ये बात आपको गलत लिखाई है? तो आप कह सकते हो कि आसन जो पास पास के कोण होंगे उनका योगफल कितना होगा दोस्तों? 180 होगा। बात सही है। चलिए इसके दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ। दूसरा पॉइंट इसके विकिरणों से संबंधित है। किससे संबंधित है? विकिरणों से। तो चलिए मैं फिर से स्ट्रक्चर बना देता हूँ और ध्यान दीजिएगा आप। ये एक समचतुर्भुज, स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक बनाइएगा एक बार। ABCD एक समचतुर्भुज था। आप कह रहे हो इसके दोनों विकिरण खींचिए।
एक को बिंदु सी से मिला दीजिए और बी को बिंदु डी से मिला दीजिए, बी को बिंदु डी से मिला दीजिए। तो आपने दोनों विकिरण AC और BD खींचा है। तो पहला पॉइंट क्या दोस्तों, इस विकिरण को यदि मैं D1 बोलता हूं तो ये विकिरण D2 होगा। यानी पहला जो पॉइंट आया है कि दोनों विकिरण अर्थात दोनों विकिरण असमान लंबाई के होते हैं, दोनों विकिरण असमान लंबाई के होते हैं। कहने का मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2 होगा, ये बात सही है। D1 इज नॉट इक्वल टू D2 जब आपने बोला दोनों विकिरण असमान लंबाई के होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि विकिरण होते हैं वो कोण को समद्विभाजित करते हैं। विकिरण ABC ये चारों कोण मैं बना दूं तो इन चारों कोणों को समान दो भागों में बांटेंगे, समान दो भागों में बांटेंगे। ऐसा क्यों होता है देखिएगा, पहला पॉइंट ये था। दूसरा क्या कह रहा है कि विकिरण कोण समद्विभाजक होता है, विकिरण कोण समद्विभाजित होता है, अर्थात विकिरण होता है वो कोण को समान दो भागों में बांटता है। क्यों समझिए एक बार इस बात को। आप एक छोटा सा समचतुर्भुज बनाइएगा। आपने बोला कि ये भुजा A है, ये भी A, ये भी A, ये, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, इतना आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैंने इसका एक डायगोनल खींचा, इसका जैसे ही डायगोनल खींचा तो इस कोण को ये दो भागों में बांट रहा है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो दोस्तों इस एंगल के सामने की भुजा A है, इस एंगल के सामने की भुजा A है। और यार आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि समान भुजा के सामने बने कोण समान होते हैं, छोटी भुजा के सामने बने कोण छोटे होते हैं और बड़ी भुजा के सामने बने कोण बड़े होते हैं। तो आप इस चीज़ से संतुष्ट हो गए कि विकिरण होता है वो कोण समद्विभाजक होता है, ये वाली बात सही है। अर्थात ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला दोनों क्या होते हैं आपस में समद्विभाजित करते हैं चारों कोणों। तीसरी की बात करता हूं, तीसरा पॉइंट इसका क्या है, विकिरण लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सरल होते हैं भाई। विकिरण होता है लंब समद्विभाजित करते हैं, कहने का मतलब जहाँ विकिरण एक दूसरे से मिलेंगे वहाँ 90 डिग्री एंगल का निर्माण करेंगे, जहाँ विकिरण एक दूसरे से मिलेंगे वहाँ 90 डिग्री का कोण अंतरित करेंगे, अर्थात विकिरण लंब समद्विभाजित होंगे, या मैं कह दूं विकिरण परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे एक दूसरे पर। और साथ ही ये वाला पॉइंट यदि O है तो आप बोलोगे जितना AO उतना OC हो गया, ऐसे ही आप बोल रहे हो जितना OB उतना ही OD हो गया। तो विकिरण होता है वो लंब समद्विभाजित होता है, लंब होता है साथ में ही समान दो भागों में भी क्या करते हैं बांटते हैं। कहने का मतलब आप कह सकते हो जितना AO है उतना ही OC और जितना BO है उतना ही OD होगा। ये वाली बात आप सही कह रहे हो। और साथ ही कह रहे हो कि जो AC विकिरण है वो परपेंडिकुलर है, AC विकिरण है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BD पे। तो दोस्तों उम्मीद है शायद आपको अभी तक की ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ये दोस्तों अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। और तीसरा पॉइंट दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हर एक आकृति में मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ आपको, और उससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक होती है। क्या, सुनना देखना कि समचतुर्भुज की सभी भुजाओं, समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो प्राप्त आकृति क्या कहलाएगी दोस्तों, यही वाली बात इंपॉर्टेंट है। प्राप्त आकृति आयत कहलाएगी, यानी रेक्टेंगल कहलाएगी, आयत कहलाएगी। क्यों कहलाएगी इसका भी मैं जिक्र करता हूँ, समझिएगा। एक बार इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो बात मैं कह रहा हूँ उस वाली बात के लिए। ये एक रोम्बस था, एक समचतुर्भुज था ABCD, और क्या कहा है कि इसकी सभी भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए।
ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट, सी डी का मिड पॉइंट और ए डी का मिड पॉइंट, चारों मिड पॉइंट्स को मैं मिला दूं, मिलाया, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ से मिला, और नाम दे दो P, इसको Q, इसको R और S। तो हम कह रहे हैं कि जो PQR आकृति है, PQRS जो आकृति है वो एक आयत है, एक आयत है। ये वाली बात आयत ही क्यों बनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी आकृतियों के लिए मैं आपको ये बताते आ रहा हूँ। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना, मैं लास्ट वाले वीडियो में ये बताऊँगा कि मतलब किस तरीके से इन सभी को ध्यान रखें। अलग अलग के लिए मैं बताते आ रहा हूँ, लेकिन सभी के लिए मैं लास्ट वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी आप बोलोगे इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे समझ में आए कि हमें कैसे याद रहे, रेक्टेंगल ही बनेगा, एक आयत ही होगा। तो सुनिएगा दोस्तों, एक समचतुर्भुज बनाइएगा आप लोग, थोड़ा रफली काम करवा रहा हूँ आपको मैं, ध्यान दीजिएगा। एक समचतुर्भुज ABCD है, इसका डायगोनल खींचिए, एक विकीर्ण खींचिए, विकीर्ण मतलब एक को बिंदु C से मिला दो। आप कह रहे हो कि सर ये विकीर्ण D1 है, कौन सा है, D1। जैसे ही विकीर्ण खींचा तो दो त्रिभुजें बन गई हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो दोस्तों यदि आपको याद है त्रिभुज की मध्य बिंदु पर में मैं आपको त्रिभुजों में पढ़ा कर आया हूँ, ध्यान दीजिए, आप वीडियो कंप्लीट देखा करो, और मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, यदि आप कंप्लीट वीडियो देख कर आ रहे हो तो इन वाली बातों पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और यदि आप वीडियो स्किप करते हो तो सीधी सी बात है, प्रॉब्लम आती रहेगी भाई। तो देखिए मध्य बिंदु पर में क्या होता था कि ऊपर वाली जो DAC त्रिभुज है, इसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, और इन दोनों मध्य बिंदुओं को S और R बोलता हूँ मैं। इन दोनों मध्य बिंदुओं को यदि मैं मिला दूं तो आप क्या बोलोगे, जो तीसरी भुजा AC है उस AC के समानांतर होगा SR। एक बात ये तो आप कह रहे हो कि इसके समानांतर है ये SR, और साथ ही इसकी आधी भी होती है, यानी ये D1 है तो ये D1/2 हो जाएगी, D1/2 हो जाएगी। सेम कंडीशन ऐसे ही होती है ABC ट्राइंगल के लिए भी। तो आप नीचे वाले दो भुजाओं के मिड पॉइंट्स लीजिए और इनको मिला दीजिए, तो आप मिलाओगे तो आप देखोगे कि ये D1 था तो ये D1/2 हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा, साथ ही इस भुजा के ये पैरेलल भी होगा। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका दूसरा डायगोनल खींचते हैं, इसका दूसरा विकीर्ण खींचते हैं, B को बिंदु D से मिलाते हैं, B को बिंदु D से मिलाते हैं, और आपको पता है दोनों विकीर्ण असमान लंबाई के होते हैं। तो इस विकीर्ण को D1 बोला है तो ये विकीर्ण D2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, D2। तो बताओ ऊपर वाले त्रिभुज की बात करेंगे, अब हम ये विकीर्ण खींच रहे हैं, BD खींचा है तो BD के इस साइड देखना ABD एक ट्राइंगल है, और इसके दोनों मिड पॉइंट्स ये रहे, इनको आप मिला दीजिए। आप मिलाओगे तो इस भुजा के समानांतर ये बन चुका है, बन गया। ये D2 था तो ये D2/2 बन गया, D2/2। ऐसे ही आप इस भुजा के मिड पॉइंट्स को मिला दो, तो मिलाओगे तो आप बोलोगे इस भुजा के समानांतर बन गया। और ये D2 था तो ये भी क्या बन गया भाई, D2/2। अर्थात आपके सामने एक आकृति बनकर आएगी PQRS। और PQRS में आप क्या कह रहे हो, देखना ये भुजा है D1/2, ये भी D1/2, ये D2/2 और ये D2/2, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो हम क्या कहेंगे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो आपके पास क्या तो पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज बनता है, या फिर आप क्या कह दोगे कि सर आयत बन सकता है। दूसरा पॉइंट आयत, आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी रेक्टेंगल बन सकता है। तो आप इस वाली बात का कैसे अंदाजा लगाओगे कि ये समानांतर चतुर्भुज बनेगा या फिर ये रेक्टेंगल बनेगा। तो सबसे इजी और आसान तरीका है दोस्तों कि आप इसके दोनों डायगोनल के बारे में देखना कि ये दोनों डायगोनल यहाँ परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं, यानी लंबवत हैं या नहीं है। तो जवाब आपका आना चाहिए, अभी 2 मिनट पहले पढ़कर आए हैं कि दोनों विकीर्ण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। तो लंबवत होते हैं, यहाँ 90 डिग्री का कोण है, देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और आपको अभी मैं बता रहा था समानांतर रेखाओं की कहानी, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसे ही ये भुजा इसके समानांतर है तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, बात सही है।
अब मुझे बताओ इस चतुर्भुज में चारों कोणों में से 3 कोण 90 90 90 के हैं, तो ये चौथा कोण अपने आप क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये कोण 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 है, तो आपका आकृति कौन सी बनकर आएगी दोस्तों, रेक्टेंगल बनेगी, क्या बनेगी, आयत बनेगी। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये थ्योरेटिकल सारी बातें और जो पीछे के वीडियो में पढ़ा चुका हूँ वो समझ में आई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। देखिए तो चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। चौथे नंबर का पॉइंट है इसके क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप, ध्यान देना क्या होता है। परिमाप के बारे में आपको पता है कि सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप। आकृति बनाई मैंने समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज की आकृति ABCD आकृति है, ABCD, अर्थात मैं बिंदु A से स्टार्ट होकर चलना प्रारंभ करूं, B, C और D के सापेक्ष होते हुए मैं A पर आ जाऊं, वही इसका क्या कहलाता है, परिमाप। तो पहला पॉइंट इसका परिमाप का। तो परिमाप के बारे में क्या बोलोगे, चारों भुजाओं का योग। अब दोस्तों चारों भुजाएं समान माप की हैं, तो मैं कह दूं कि मान लो ये भुजा A लंबाई की है तो ये भी A होगी, ये A होगी और ये भी A होगी। तो कह सकते हैं क्या कि इसका जो परिमाप होगा वो 4 गुना भुजा यानी चारों भुजाओं का योग यानी 4A कहलाएगा। किसी को दिक्कत है? अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, काफ़ी तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले मैं बात करूं, यदि मान लो मैं क्षेत्रफल का सूत्र लगाऊं वही समानांतर चतुर्भुज का, जो होता है आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि लगा सकते हैं आधार है ऊंचाई मिल जाए तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब एक बात बताना, क्या ABCD में कोई सी भी भुजा है वो ऊंचाई का काम कर रही है? अब सबसे पहले दिमाग में यही आता है, ऊंचाई वही भुजा होती है जो 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो कोई सी भी भुजा ABCD में ऐसी नहीं है जो 90 डिग्री का कोण बना रही। तो दोस्तों मैंने एक अक्ष खींचा, इसका जो लंबवत था यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा था, एक अक्ष खींच दी मैंने, AB भुजा को आधार माना और इस पर एक लंब डाल दिया, उस लंब को नाम दे दिया मैंने H यानी हाइट। तो आप क्या कह सकते हो इसके क्षेत्रफल के बारे में कि क्षेत्रफल होगा आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई आप काम में ले सकते हो। तो बताइए, आधार आप बोल रहे हो A, आधार A है, ऊंचाई H है, तो आपका क्षेत्रफल बन गया A गुना H। या फिर आप क्षेत्रफल के बारे में एक बात और भी कह सकते हो, वो क्या है कि मान लो कोई भी 2 भुजा दे रखी है, कोई भी 2 भुजा है और उनके बीच का कोई एंगल दे रखा है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपको इस शीर्ष A पर आपको कोण बता दिया और वो कोण था θ डिग्री। कोई भी कोण बताया थीटा, जरूरी नहीं है A पर ही बताए, वो B पर भी बता सकता है, C पर भी बता सकता है, D पर भी बता सकता है। तो जब भी आपको 2 भुजा और उनके बीच का कोण दे दे तो आप क्या कहते हो, यानी दोनों भुजा आपको AB और AD दी गई है और इनके बीच का कोण साइन थीटा लिखोगे। क्या लिखोगे, साइन थीटा, अर्थात जो कोण दिया जाएगा उसको साइन के साथ रिप्रेजेंट करोगे। तो आप क्या कह सकते हो, AB AD दोनों इक्वल हैं, तो आप बोल सकते हो A स्क्वायर साइन थीटा, A स्क्वायर साइन थीटा। बात सही है। अब इसके बाद में जो इसका मेन फॉर्मूला बनता है वो होता है इसके डायगोनल से रिलेटेड, इसके विकिरणों से संबंधित। और विकिरणों से संबंधित क्या होता है दोस्तों कि मान लो इसके दोनों विकिरण, और आपको पता है दोनों विकिरणों की लंबाई अलग अलग होती है, दोनों विकिरण असमान लंबाई की, ये D1 है और ये विकिरण मैं यदि D2 बोल दूं तो आप क्या बोलोगे कि जो इसका क्षेत्रफल बनेगा 1/2 गुना पहला विकिरण गुना दूसरा विकिरण, ये इसका क्या बन गया दोस्तों, क्षेत्रफल बन गया। किसी को दिक्कत आई यहाँ तक की में, क्योंकि हमने क्षेत्रफल देखो एक तो आधार गुना ऊंचाई से देखा है, एक उसकी 2 भुजा और बीच का एंगल दे रखा है, और एक मैं उसके विकिरणों की बात कर रहा हूँ कि यानी 1/2 गुना पहला विकिरण गुना दूसरा विकिरण। अब इसका जो दूसरा पॉइंट आता है, यानी पहला दूसरा तीसरा पॉइंट इसमें आता है अंतःवर्त की त्रिज्या। आपने एक पॉइंट बोला है अंतःवर्त की त्रिज्या। अंतःवर्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये वाली बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा दोस्तों, एक स्ट्रक्चर है आपके पास समचतुर्भुज की, और समचतुर्भुज के अंदर आप एक वर्त बना रहे हो। क्या बना रहे हो, एक वर्त बना रहे हो। उस वर्त की आपको रेडियस बतानी है, यानी आपको त्रिज्या बतानी है कि अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होगी। तो सुनिएगा, अंतःवर्त की त्रिज्या आप कैसे निकालोगे, ध्यान देना। आपने बोला कि इसके जो दोनों डायगोनल हैं, दोनों विकिरण हैं, वो असमान लंबाई के होते हैं, अर्थात दोनों विकिरणों की लंबाई अलग अलग होती है। तो इसके दोनों विकिरण खींचना, आप एक AD खींच दिया, A B C और D,
एक AC हो गया और एक विकीर्ण हो गया कौन सा, BD। एक विकीर्ण हो गया दोस्तों BD। अब ये जहाँ पॉइंट था वो मिड पॉइंट था, तो मतलब इस सेंटर के लिए ये केंद्र का काम करेगा, इतना तो कन्फर्म था। और आपको इस बात की जानकारी है कि दोनों विकिरण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और साथ ही समद्विभाजित भी करते हैं। यानी जितनी भुजा ये है उतनी ही ये भुजा होगी और जितनी भुजा BO है उतनी ही OD हो जाएगी। ये बात सही है या गलत है? तो दोस्तों अंतःवर्त की त्रिज्या निकालें तो आप इस भुजा को यानी शीर्ष को, केंद्र को इसकी परिधि से स्पर्श करवा दूं, केंद्र को यदि मैं परिधि से स्पर्श करवा दूं तो ये इसकी अंतःवर्त की त्रिज्या R हो जाएगी। आपको ये R ज्ञात करना है। तो क्या आप एक अंदाजा लगा पा रहे हो यहाँ पे कि जो त्रिभुज DOC है उसका एक एंगल ये वाला देखना कौन, ये 90 डिग्री का कोण है। और यदि 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो आप क्या कह सकते हो कि समकोण बनेगा। और ये वाला पॉइंट इस चतुर्भुज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चनों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। तो एक बात बताना, मैं इस ट्राइंगल को बाहर बनाता हूँ और इस तरीके से बना दूँ, किसी को दिक्कत है देखना कि यदि ये D है और ये C है और ये हो गया O, तो आप मुझे बताओ O को यदि यहाँ मिला दो तो ये आपको R कहलाएगी। और आपने यदि समकोण त्रिभुज का वीडियो अच्छी तरीके से देखा है तो इस वाली R की वैल्यू निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैं वहाँ पढ़ा चुका हूँ कि तुंगता की लंबाई क्या होती है। समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ढाला गया लंब, समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ढाला गया लंब, यहाँ पे लंब ढाल रहे हो, इसकी लंबाई आप निकालते थे तो वो होता था लंब गुना आधार बटे में करण, लंब गुना आधार बटे में करण, यही तो बात होती थी। तो सुनो मुझे एक बात बताना, आप कह रहे थे ये D1 विकीर्ण है और ये D2 विकीर्ण है, तो आप मुझे बताओ ये आपका हो गया D1/2 और ये पूरा D2 था तो ये हो गया D2/2। तो ये तो भुजा हो गई लंब, ये भुजा हो गई आधार और ये भुजा हो गई करण। करण आपकी है साइड यानी भुजा है, कोई भी भुजा, ये भुजा बराबर है। तो अंतःवर्त की त्रिज्या कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे लंब गुना आधार, तो लंब बताना वही, इस भुजा को आधार मानो, इसको लंब मान लो, तो OD लंब है, OD है D2/2 गुणा लंब गुना आधार है OC का मतलब है D1/2 और बटे में है करण का मतलब है DC और DC उसकी भुजा है, तो ये मैं बोल दूँ साइड। तो क्या मैं इसको सोल्व करूं? तो दोस्तों एक बात बताना, 2 और 2 गुना होके नीचे आ जाएंगे तो आप बोलोगे D1 गुना D2 बटे में 4 गुना साइड। तो दोस्तों अंतःवर्त की जब भी आपको त्रिज्या निकालनी है तो आप बोलोगे दोनों विकिरणों का गुणनफल बटे 4 गुना भुजा। तो आपने देखा परिमाप, क्षेत्रफल और अंतःवर्त की त्रिज्या, और समझना कैसे आया, कैसे बना, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो चलिए अगला पॉइंट है 5वें नंबर का, और 5वें नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है कि समचतुर्भुज की सभी भुजा और उसके विकिरणों के बीच संबंध, सभी भुजाओं और उसके विकिरणों के बीच संबंध। आपको पता है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, ये भुजा A, ये भी A, ये भी A और ये भी A। क्या संबंध होता है दोस्तों, ध्यान देना। इसका मान लो एक विकिरण D1 है तो D1 का स्क्वायर, दूसरा विकिरण D2 है तो D2 का स्क्वायर बराबर होगा 4 गुना इसकी भुजा सारी बराबर है तो A हो गया, यानी A स्क्वायर, अर्थात D1 प्लस D2 का स्क्वायर बराबर है 4A स्क्वायर के। और इसका एक विकिरण था AC, वो जो D1 था, और दूसरा विकिरण था BD, वो D2 था। ऐसा क्यों बना, ध्यान देना एक बार आप दोस्तों। ये दोनों विकिरण जिस पॉइंट पर काट रहे हैं वो मिड पॉइंट यानी O बिंदु कहलाता है। आपको पता है कि AO जितना OC है, तो मैं इसको D1/2 बोल दूँ तो किसी को दिक्कत है। ऐसे ही यदि OB जितना है उतना OD है, तो मैं इस टोटल D2 को OB में D2/2 बोल दूँ तो किसी को दिक्कत है क्या? तो क्या आपको एक बात और भी पता है कि ये विकिरण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो त्रिभुज ABO की बात करें, त्रिभुज AOB की बात करें, AOB में तो आप देखोगे क्या
कि सर समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कौन है, ए बी, यानी एक का स्क्वायर बराबर है कौन, आधार ए ओ और लंब ओ बी हो गया। तो आप बोलोगे d1 का स्क्वायर बटे 2, सॉरी d1 बटे 2 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर टोटल ये हो गया, प्लस आधार का स्क्वायर यानी d2 बटे 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको सॉल्व करिए, ए स्क्वायर बराबर ये हो गया d1 का स्क्वायर बटे 4 प्लस ये भी हो गया d2 का स्क्वायर बटे 4, और 4 लघुत्तम आकर इधर आए तो आप बोलोगे 4a स्क्वायर बराबर है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत आई तो आप क्या कह सकते हो कि जो 5वां पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ वो क्या है कि उसकी भुजा के वर्ग का 4 गुना उसके विकीर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब दोनों विकीर्णों के वर्गों का योग बराबर होगा उसकी भुजा के वर्ग के 4 गुणे के बराबर। और कैसे हुआ ये वाली बात आप सीख भी चुके हो। देखो दोस्तों ये वाली बात बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, क्यों, क्योंकि आपको दोनों डायगोनल दे देगा। जैसे मान लो AC डायगोनल 10 सेंटीमीटर है तो 5 ऊपर 5 नीचे हो गया, ये वाला टोटल मान लो 20 दे दिया तो 10 नीचे 10 ये, तो 10 ये और 5 ये, तो आप समकोण त्रिभुज लगाकर ए भुजा का मान निकाल सकते हो और वो उसी से आपको परिमाप वगैरह निकालने में आसानी होगी। इसके आगे हम छठे पॉइंट की बात करें तो छठा पॉइंट क्या होता है कि जो उसका डायगोनल होता है, समचतुर्भुज का जो विकीर्ण होता है, समचतुर्भुज को दो समान त्रिभुजों वाले जो क्षेत्रफल में समान है, यानी समचतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल वाली त्रिभुजों में क्या करता है, विभाजित करता है। कहने का मतलब ये आपका समचतुर्भुज था और इसका ये डायगोनल मैंने खींच दिया, ABCD नाम था, तो आप क्या बोलोगे, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों आधे आधे क्षेत्रफल होंगे। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, एक बात बताओ, ये भुजा इसके समानांतर व इसके बराबर है, बात सही है। AB भुजा इसके बराबर और इसके समानांतर है और AC भुजा दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। तो आप कह रहे हो कि तीनों भुजा बराबर हैं, तो आप ये बात कह सकते हो कि S जो सर्वांग समता का नियम है उससे दोनों त्रिभुज ABC और ACD जो दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम होंगी। और आपको इस बात की जानकारी है कि सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही यदि मैं दोनों डायगोनल खींचूं तो आप क्या बोलोगे, देखना एक बार, दोनों डायगोनल खींचते हैं तो देखना, ये विकीर्ण है ABCD का और दूसरा विकीर्ण है BD, ये मिड पॉइंट है O। तो भाई टोटल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/4 हिस्सा चारों त्रिभुजों में बराबर हो जाएगा, यानी 4 समान त्रिभुजों में बट जाएंगे। कब, जब आपको 2 विकीर्ण होंगे और एक विकीर्ण 2 बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में क्या करता है, विभाजित। इसके बाद में हम 7वें पॉइंट की बात करते हैं। 7वां पॉइंट और देख लो साथ ही, फिर इसके क्वेश्चनों की बात करेंगे। 7वां पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों कि एक समचतुर्भुज में कहीं पर भी एक ऐसा पॉइंट है जो समचतुर्भुज के अंदर है, ध्यान देना भाई। और ये मैं पॉइंट हर एक आकृति में आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। मान लो एक पॉइंट इस जगह था, इस पॉइंट को ABCD जो समचतुर्भुज था, चारों शीर्षों को इस पॉइंट O से मिला दीजिए, और जैसे आप O से मिलाओगे तो आपके पास 4 त्रिभुजों का निर्माण हो जाएगा। कितनी त्रिभुजों का, 4 त्रिभुजों का। तो इन चारों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होता है उनमें क्या संबंध होता है, इसका A1 क्षेत्रफल, इसका A2 नंबर का, इसका A3 का, इसका A4 का। तो देखिए इनमें क्या संबंध होता है कि जो A1 और A3 का जो क्षेत्रफल का योग होगा, A1 और A3 के क्षेत्रफल का जो योग होगा वो बराबर होगा A2 प्लस A4 के क्षेत्रफल के योग के बराबर। और ये वाली बात कैसे सिद्ध हुई, ये मैं आपको आयत और समानांतर चतुर्भुज दोनों में समझा चुका हूँ। आपको ये पता करना है कि ये वाली बात कैसे सिद्ध होती है, तो आप वहाँ से जाकर एक बार ज़रूर देखना। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अब बात करते हैं इसके प्रश्नों की। देखिए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना। एक समचतुर्भुज के विकीर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। दोस्तों एक बात बताइए,
विकिरणों की लंबाई दे रखी है और परिमाप पूछा है। परिमाप का मतलब उसकी सभी भुजाओं का योग। तो सुनिए, एक बार मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बनाकर समझाता हूँ, ध्यान देना आप लोग, हर एक छोटी छोटी बात को समझाते हुए चलूँगा। ये विकिरण एक पहला विकिरण है और एक आपको दूसरा विकिरण दे रखा है। कह रहा है कि एक विकिरण 24 सेंटीमीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर। ABCD की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो ये AC विकिरण है वो 24 है और आपको पता है विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये टोटल 24 है, तो ये भी 12 और ये भी 12 बन गया। दिक्कत आई किसी को? ऐसे ही दूसरा जो विकिरण BD है वो 10 सेंटीमीटर का है, ये टोटल 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। और यहाँ आपको पता है कि विकिरण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो एक बात बताइए मुझे, आपको परिमाप निकालना है। परिमाप के लिए भुजा A की आवश्यकता पड़ेगी, यानी A को 4 बार लिख दूंगा तो परिमाप बन जाएगा। तो आप त्रिभुज AOB में देखें, AOB में देखोगे तो आप क्या बोलोगे, सर समकोण त्रिभुज बन रही है और समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में जो संबंध होता है वो समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट होते हैं। और मैं राइट एंगल ट्रायंगल से ये चीज़ बताते आ रहा हूँ कि हम समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट कैसे चेक करते हैं। तो बताओ, जब आपके पास 5 है, 12 है, दो भुजा 5 है और 12 है, तो तीसरी भुजा कितनी बन जाएगी, 13। 5, 12, 13 मिलकर, 5, 12, 13 मिलकर ही समकोण त्रिभुज के क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट। तो बताओ 13 आपकी भुजा आई और 4 बार है, 13, 13, 13, 13, 13 चौक 52। तो इसका जो परिमाप आ गया वो 52 सेंटीमीटर आ गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आ गया। ये तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन आपको ट्रिपलेट नहीं पता तो क्या करोगे, सुनना। त्रिभुज AOB में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो तीनों भुजाओं में जो संबंध होता है वो पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस आधार 5 का स्क्वायर। बात सही है भाई? तो बताओ, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का 25 होता है और दोनों को जोड़ोगे 169 होता है। ये है A स्क्वायर के बराबर। हमें A स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें केवल A की वैल्यू चाहिए। तो A की वैल्यू निकालने के लिए √169, और 169 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 13। तो आप कह दोगे ये भुजा 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 और ये भी 13। तो 13 चौक कितना हो गया परिमाप इसका भाई, 13 चौक कितना हो गया, 52 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 52। और डायरेक्टली ट्रिपलेट होता तो आप क्या करते हैं, 5, 12, 13 ट्रिपलेट बनाते हैं। 5, 12, 13 क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट। तो आप डायरेक्टली आंसर दे देते कि 13 चौक 52 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का। क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज है दोस्तों जिसका परिमाप है 40 सेंटीमीटर, मतलब उस 40 सेंटीमीटर में चारों भुजाएं हैं। परिमाप में चारों भुजाएं होती हैं, चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो 40 सेंटीमीटर चारों भुजाओं का योग है, तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, ये भी 10, हो गई 40। फिर क्या कह रहा है, यदि दोनों विकिरणों में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, मान लो ये विकिरण है आपका टोटल 12 सेंटीमीटर का, तो इस विकिरण दूसरे विकिरण की लंबाई क्या होगी। ये दोनों विकिरण जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो O। ये मान लो ABCD आपका जो विकिरण AC विकिरण था वो AC विकिरण है 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों टोटल 12 है तो ये 6 हो जाएगा। बात सही है भाई, आधा होता है समद्विभाजित होता है, यहाँ परपेंडिकुलर भी होता है। तो क्या AOB त्रिभुज की बात करें तो अब आपको OB भुजा ज्ञात करनी है। तो OB भुजा क्या कैसे ज्ञात करें, वही पाइथागोरस या फिर ट्रिपलेट से। ध्यान देना एक बार, ट्रिपलेट से कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान देना। आपको पता था 3, 4, 5 ट्रिपलेट होते थे। यदि मैं इस 3, 4, 5 को 2 से गुना कर दूँ तो भी ट्रिपलेट बनेंगे। देखना, 2 से गुना करोगे तो 6, 2 से करा 8, 2 से करा 10, ये भी भाई ट्रिपलेट ही है। तो बताओ 6, 10 है, 6 और 10 है तो तीसरी भुजा ये कितनी बनेगी, 8 बन जाएगी। ये ट्रिपलेट था। आप 3 से गुना करोगे तो देखोगे क्या, 3 से करा 9, 3 चौक 12 और 3 पंजू 15, 9, 12, 15 भी क्या है, ट्रिपलेट है। ये तो ट्रिपलेट से आप ज्ञात कर सकते हो। जब ये OB 8 है तो ये भी कितना हो गया, 8। तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। अब आप यदि पाइथागोरस प्रमेय यूज करके करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान देना। आपको
ओ बी भुजा निकालनी है और आपको ए ओ बी जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। कर्ण 10 ही है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। बराबर हो गया 6 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ बी ज्ञात करनी है तो ओ बी का स्क्वायर। तो ध्यान देना 10 का स्क्वायर 100 हो गया बराबर ये 36 हो गया प्लस ओ बी का स्क्वायर हो गया। सही है, ओ बी का स्क्वायर तो 36 इधर आ गया, 100 में से 36 गए तो 64 हो गए और बराबर आ गया ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी की वैल्यू निकालोगे तो रूट 64 डलेगा तो आंसर कितना आएगा 8। जब ओ से लेकर बी तक की दूरी 8 है तो इधर भी 8 ही होगी क्योंकि समद्विभाजित है, दोनों भाग बराबर है। तो 8 और 8 16। जो दूसरा विकेंड D2 है, दूसरा डायगोनल है, वो कितना सेंटीमीटर का है दोस्तों? 16 सेंटीमीटर का है। बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके तीसरे वाले क्वेश्चन की और देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं समान हैं। तो आप 40 को 10 जगह 4 जगह बांटोगे तो 10-10 बनेगा। भाई 40 सेंटीमीटर परिमाप है, 4 भुजाओं का योग है तो सीधी सी बात है 10 10 10 10 4 जगह हो जाएगा। और उसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। आपको पता है ऊंचाई 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसमें से ऐसी कोई सी भुजा नहीं है जो ऊंचाई का काम कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी ऊंचाई खींचता हूँ, यानी इसकी हाइट खींचोगे तो हाइट आपको पता है 90 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। ये उसकी h हो गई। इस h की वैल्यू है 5। h की वैल्यू कितनी है? 5। तो आपसे क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा। तो एरिया कैसे ज्ञात करते हैं भाई, आपको देखो 2-3 प्रकार से मैंने सूत्र बताया था। जब हाइट और बेस दे रखा हो तो आधार गुना ऊंचाई बताया था, दोनों विकिरणों के बारे में बताया था और दोनों भुजाओं बीच का कोण के बारे में बताया था। तो बताओ यहाँ आधार है आपका 10 और ऊंचाई है कितनी 5। तो जनाब बताना आंसर कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है तो 50 मीटर स्क्वायर। दिक्कत है किसी को? जो भी है मीटर सेंटीमीटर वो आप देख लेना। चौथा क्वेश्चन देखना फिर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है। किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है। बात सही है। उसके एक विकिरण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? भाई एक विकिरण दे रखा है और उसका दूसरा विकिरण पूछा है, सॉरी क्षेत्रफल नहीं पूछा है, उसका विकिरण पूछा है। एक विकिरण दे रखा है और दूसरा विकिरण आपसे पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, विकिरण दे रखा है और क्षेत्रफल है तो आप विकिरणों वाला सूत्र लगाओगे। वो क्या होता था? एरिया होता था इसका, वो होता था 1/2 गुना D1 इंटू D2। अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। तो एरिया बताना, कितना बताया पर्सन ने? 150 बराबर 1/2 D1 की वैल्यू, एक विकिरण आपको बताया 10 सेंटीमीटर का और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है। तो बताओ 2 से काटा ये हो गया 5 और 5 का भाग D2 की वैल्यू निकालोगे तो आप 5 का भाग 150 में लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो दूसरा जो डायगोनल है, दूसरा जो विकिरण है वो कितना सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गई होगी चौथे क्वेश्चन की। अब पाँचवें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। जब ये सारी आकृतियाँ एक बार कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में मैं सभी आकृतियों को मिलाकर एक बढ़िया एक लंबा चौड़ा वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का सार संग्रह होगा। तो ध्यान दीजिएगा, उसको भी आप देखना मत भूलिएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। सुनिएगा भाई, परिमाप है 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर में 4 भुजा हैं। 100 सेंटीमीटर में 4 भुजा हैं तो 4 का भाग लगा दीजिए। प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी? 25 की। तो ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 और ये भी 25। बात तो सही होगी यहाँ तक की। आगे क्या कह रहा है, यदि इसके विकिरणों में से एक की माप 14 सेंटीमीटर है। सुनिएगा भाई, इसके दोनों विकिरणों की बात कीजिएगा। इसके जो दोनों विकिरण हैं उनमें से एक की माप है 14 सेंटीमीटर। तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। भाई ये टोटल मान लो ABCD था। ABCD में आप बोल रहे हो कि एक विकिरण 14 सेंटीमीटर है, ये टोटल 14 सेंटीमीटर है। तो
आप कह सकते हो ये 7 और ये भी 7 हो जाएगा, किसी को दिक्कत रहेगी। फिर पूछा है इसका क्षेत्रफल, तो भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों विकिरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोनों विकिरण कैसे ज्ञात करेंगे, आपको एक विकिरण और कर्ण दे रखा है तो ये वाला भी विकिरण ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों यहाँ विकिरण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। तो दोस्तों आप एक बात बताना, मैं OB भुजा ज्ञात कर लूँ, OB को यदि डबल कर दूँ तो दूसरा विकिरण आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताना, 7, 24 और 25 क्या ट्रिपलेट बनाते थे? यदि आपने ट्रिपलेट सीखा है तो इस तरीके से आप बहुत फास्टली क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 7, 24, 25 ट्रिपलेट बनाते थे। तो बताओ 7 और 25 दो भुजा हैं, तो तीसरी भुजा कौन सी बच गई? 24। ये भुजा 24 है तो दोस्तों ये भी कितनी होगी? 24। इतनी बात सही हो गई, दिक्कत है किसी को? अब मुझे एक बात बताओ, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए आप क्या करोगे? एरिया बोलोगे 1/2 पहला विकिरण गुना दूसरा विकिरण। पहला विकिरण आप बोल सकते हो 7 और 7, टोटल विकिरण बताना भाई 14 गुना दूसरा 24 और 24 48 हो गए। आप इसको सोल्व कीजिए, 2 से काटा 7 और 7 8 56 हो गए 5, 7 चौक 28 और 5 हो गए 32, 326। और इकाई दे रखी है भाई आप 336, सॉरी इकाई दे रखी है आपकी क्या? सेंटीमीटर। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया दोस्तों? सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। बात करते हैं छठे प्रश्न की, और छठा प्रश्न क्या है, ध्यान देना। छठा प्रश्न कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 40। सीधी सी बात है, 4 भुजाएं समान हैं और उनका योग 40 है। परिमाप योग ही होता है सभी भुजाओं का। तो प्रत्येक भुजा 10-10 सेंटीमीटर होगी। प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 10-10 सेंटीमीटर की होगी। कह रहा है और एक कोण का माप 60 डिग्री। अब आप एक कोण कोई सा भी देख लीजिए भाई। आप एक कोण देखो कि सर मैं तो ये वाला कोण बोलूँ, ये कोई सा भी एक कोण आपको बताया था। मान लो इस कोण को आप 60 डिग्री बोलते हो, तो क्या मैंने आपको एक ऐसा एरिया निकालने का सूत्र बताया था कि कोई भी दो भुजा और उनके बीच का कोण दे रखा हो तो हम एरिया कैसे निकालते थे? दोनों भुजाओं का गुणनफल, यानी 10 गुना 10 गुना साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60। दोस्तों आपको पता है साइन 60 की वैल्यू टिग्नोमेट्रिक्स का है, तो टिग्नोमेट्रिक्स की यदि वैल्यू पता है, नहीं तो मैं अभी आगे पढ़ाऊँगा आपको टिग्नोमेट्रिक्स भी, देख लेना वहाँ पे। साइन 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2। तो आप लगाकर सोल्व कीजिए ना, 10 और 10 जो गुणा हुए तो हो गए कितना? 100। और साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। आप इसको सोल्व कर रहे हो, 2 से काट दिया तो आपका आ गया 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7वें नंबर का क्या है। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा। एक समचतुर्भुज के विकिरण 8 तथा 6 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज के विकिरण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ये टोटल 8 है तो 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, और ये टोटल 6 सेंटीमीटर है तो 3 इधर और 3 इधर। तो आपसे पूछा क्या है, उसकी भुजा का वर्ग क्या होगा। भाई चारों भुजा बराबर है, कोई सी भी भुजा निकाल लो, और आपको पता है इसके जो दोनों डायगोनल हैं, दोनों विकिरण हैं, वो एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं जहाँ काटते हैं। तो आप इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हो, ए और बी की, ए और बी की बात कर रहे हो, तो देखोगे 4 भुजा ये 3 और ये भुजा आपको पता चल जाए तो आपकी भुजा का वर्ग ही तो पूछा है। तो क्या आपको पता है ये भुजा 3 है, ये 4 है। 3 और 4 के साथ कौन सी भुजा होती है जो समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट बनाती है? तो जवाब आना चाहिए सर 3 4 5 ट्रिपलेट बनाते हैं। तो आपको पूछा है ये 3 है, ये 4, ये 3 ये 4 है, तो एक भुजा ये कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 5। तो बताओ 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। तो आपका आंसर आ गया भुजा का वर्ग 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बहुत आसान सा क्वेश्चंस हैं। हाँ, बढ़िया क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा जब आपको टोटल एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें सभी चतुर्भुजों से रिलेटेड क्वेश्चंस विगत परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। उनका मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं, तो आप उसको भी ज़रूर देखना। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। बना दीजिए समचतुर्भुज, और प्रत्येक भुजा को 10 सेंटीमीटर कह रहा है, तो मैंने भी कह दिया 10 सेंटीमीटर, आप भी कह दो 10 सेंटीमीटर का है। और एक विकिरण का माप है 16 सेंटीमीटर। एक विकिरण आपको ये वाला बता दिया 16 सेंटीमीटर।
तो आप दूसरा विकिरण भी खींचोगे, आपको पता है दोनों विकिरण अलग अलग लंबाई के होते हैं, दोनों विकिरण एक दूसरे को लंबवत अध्यारोपित होते हैं, लंबवत समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज था, ये बात सही थी, दोनों विकिरण प्रतिच्छेद कर रहे थे, वो बिंदु ओ था। और कह रहा है कि एक विकिरण की माप 16 है। मान लो ये 16 है तो ये विकिरण 8 यहाँ से और 8 यहाँ से हो गया, किसी को दिक्कत आई। और कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणा पहला विकिरण गुणा दूसरा विकिरण चाहिए। तो भाई आपके पास दूसरा विकिरण है क्या, अर्थात ये वाला विकिरण है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है। जब दूसरा विकिरण नहीं है तो समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट से चेक करोगे। देखो ये भुजा आपकी 8 है, ये भुजा आपकी 10 है, तो 8 और 10 के साथ ये भुजा और चाहिए आपको। और ये समको तीनों भुजाएं, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ट्रिपलेट बनाती हैं। ट्रिपलेट कैसे बनता है सुनिएगा। आपको पता था, मैंने बताया था 3 4 5, 3 4 5 एक सबसे कॉमन और सबसे छोटा लगातार संख्याओं का एक गुणज होता है। लगातार संख्याएं होती हैं जो 3 4 5 समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट होते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन ट्रिपलेट को 2 से गुना कर दूं, 2 से गुना कर दूं तो ये 6 ये 8 और ये 10 बन जाएगा। तो क्या 6 8 10 भी ट्रिपलेट हैं कि नहीं है, तो जवाब आना चाहिए सही है सर। तो ये 8 है, ये 10 है, 8 भी है 10 भी है, तो बच गया कौन सा 6। तो ये भुजा कितनी हो गई 6। जब ये भुजा 6 है तो ये भी 6 हो गई। बात सही होगी यहाँ तक की। या फिर आप ट्रिपलेट से नहीं निकालते हो तो दोस्तों आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जिसको आप बोधायन प्रमेय भी कहते हो, जिसको आप बोधायन प्रमेय भी कहते हो। आप उसका यूज करो या फिर ट्रिपलेट यूज करो। ट्रिपलेट यदि आप नहीं सीख पाए हो अभी तक तो त्रिभुजों वाला वीडियो जरूर देखना, जो समकोण त्रिभुज में मैंने ट्रिपलेट निकालना सिखाया था आपको। तो चलिए अब एक बात बताइए, 6 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर पूछा है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, तो आप बोलोगे क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा पहला विकिरण। पहला देखो 6 और 6 टोटल विकिरण हो गया 12 सेंटीमीटर का। दूसरा ये 8 ये 8 8 8 हो गए 16। तो बताओ काट दो, 2 से 8 हो गया 12 × 96। तो इसका टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कितना आया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया दोस्तों, क्षेत्रफल आ गया। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। और 9वां क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेमी है और उसका एक विकिरण दूसरे के लंबाई में दुगना है। मतलब समचतुर्भुज के जो दोनों विकिरण हैं वो दोनों विकिरणों में संबंध बता रहा है कि एक विकिरण है वो दूसरे से लंबाई में दुगना है। मान लो ये D1 है, ये D2 है। ये D1 यदि मान लो x है तो ये वाला विकिरण आपका 2x हो जाएगा। भाई डबल दुगना तो तभी होगा। इस विकिरण को आप टोटल को x मान रहे हो तो इसको आपने 2x मान लिया टोटल को। बात सही है। और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 256 है और पूछा है तो इसके 72 विकिरण की लंबाई, 72 विकिरण का मतलब बड़े विकिरण की लंबाई बतानी है। तो यार एरिया निकालने का फॉर्मूला आप लोग सीख चुके हो, 1/2 गुणा पहला विकिरण गुणा दूसरा विकिरण। तो बताइए 1/2 पहला विकिरण x मान लो, दूसरा विकिरण 2x मान लो, बराबर क्षेत्रफल कितना बताया 256 256 2 से 2 गया, x और x गुणा हुआ x स्क्वायर हो गया बराबर 256। तो x की वैल्यू रूट डालोगे 256 के, तो 256 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 16। तो आप क्या बोलोगे, ये विकिरण आपका 16 सेंटीमीटर है तो ये आपका कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। और आपसे बड़े विकिरण की लंबाई पूछिए कि बड़े विकिरण की लंबाई कितनी है 32 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा फिर क्या कह रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकिरण की लंबाई दूसरे विकिरण की लंबाई का 80% है। ध्यान देना भाई, 10वां क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज था, उसके विकिरण की लंबाई के बारे में बताया। एक पहला विकिरण D1 है, एक विकिरण दूसरा है। मैं डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, अब डायग्राम बार बार मत बनाओ, थोड़ा सा फास्टली आप खुद सॉल्व करना सीखो। ये D1 है और ये D2 विकिरण है। क्या बोला कि जो समचतुर्भुज के विकिरण की लंबाई दूसरे विकिरण की लंबाई का 80% है। मान लो दूसरा विकिरण x है तो ये इस x का 80% है। यही तो बात कह रहा है। और कह रहा है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकिरण के वर्ग का कितना गुणा होगा। ध्यान से सुनना, एक समचतुर्भुज के विकिरण की लंबाई दूसरे विकिरण की लंबाई का 80% है। दूसरा x है तो इसका x का 80%। सोल्व किया D1 को, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू
80 का प्रतिशत 2.5/100, तो सोल्व करोगे 20 चौक 80/5 यानी 4/5। तो ये आया 4/5 और उसके साथ में कौन है x, और दूसरा विकिरण था D2 वो था भाई x। इतनी बात समझ में आ गई। फिर बोल रहा है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, एरिया इसका। एरिया निकालोगे तो 1/2 गुणा पहला विकिरण x गुणा दूसरा विकिरण 4/5x। बात सही है। तो आप इसको सोल्व करो, 2 से 2 काट दिया तो सोल्व किया, 2 ऊपर है बटे नीचे 5 है और x और x गुणा हुआ तो x²। क्या पूछा है आपसे कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल भाई साहब ये है, ध्यान दे के चलना, टोटल क्षेत्रफल ये है आपका 2/5x²। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकिरण के वर्ग, बड़ा विकिरण कौन है? अच्छा 4/5 x बड़ा है या x बड़ा है? भाई ये टोटल 100% है, तभी तो आपने इसको 80% बोला था, तो बड़ा तो यही है। ये कौन सा है? ये बड़ा है, सही बात है। और ये क्यों कौन सा है? छोटा है। क्यों? क्योंकि ये तो 80% ही है, ये तो टोटल 100% है। तो बड़े विकिरण के वर्ग, बड़े विकिरण x है, x का वर्ग कितना होगा? x² होगा। x² का कितना गुणा है? तो भाई x² का कितना गुणा है? 2/5 गुना है। तो आपके आंसर कितने आ गए? 2/5 आ गए। बड़े विकिरण के वर्ग के x का वर्ग करोगे x² का कितना गुणा है? 2/5 गुना है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वें नंबर का क्वेश्चन। 11वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका आधार 24.5, आधार है 24.5 और उसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 16.5। मतलब जो क्षेत्रफल त्रिभुज का है वो ही क्षेत्रफल समचतुर्भुज का है, दोनों का क्षेत्रफल सेम है। तो दोस्तों मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूं तो वो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो भाई इसका एरिया देखोगे आप, एरिया देखोगे तो क्या बोलोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार 24.5 गुना ऊंचाई 16.5। और सोल्व कीजिए इसको तो आप बोलोगे 24 कितना है भाई? ये 5 नहीं है, 24.8 है, 24.8 है। तो ये हो गया 12.4 गुना 16.5, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 12.4 गुना 16.5। और कह रहा है इस समचतुर्भुज का एक विकिरण 22 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकिरण की लंबाई क्या होगी? भाई साहब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा पहला विकिरण 22 गुणा दूसरा विकिरण पूछा है, और ये जो टोटल क्षेत्रफल समचतुर्भुज का है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 12.4 गुना 16.5। बात सही है। तो यहाँ यदि मैं इसको सोल्व कर दूँ तो D2 की वैल्यू निकालोगे, 2 से काटा ये 11 हो गया। D2 की वैल्यू निकाला 12.4 गुना 16.5, पॉइंट हटा दो, एक पॉइंट के बाद में अंक है, पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो नीचे 2 जीरो लगनी है और नीचे आ गए कितने? 11। 124 और 165 को गुना करोगे तो दोस्तों आता है 20,460। ये आप गुना करके देख लेना, 20,460 बटे में है 1100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 11 का भाग 2046 में देना, 11 एकम 11 हो गए, 8 हो गया 6, 11 छिकी 66, 18 186, लेकिन नीचे जीरो बच रही है तो ये पॉइंट लग गया। तो बताओ दूसरे विकेंड की लंबाई कितनी होगी? 18.6 सेंटीमीटर, 18.6 सेंटीमीटर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। जब तक के लिए हम मुलाकात करते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।